देवर फाउंडेशन। ठीक है, देखिए तो देवघर फाउंडेशन। ऑन करो, लेकिन किताबा पहले जे ऑन छै है, क्या ऑन है फेसबुक लाइव ऑन हम्म। अब देखिए अगर देखन देखना ना नहीं होगा। निकालिए निकालिए, चलिए। हाँ, करिए पहले। नमस्कार, मैं चंदा चिजवाड़े आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ देवघर फाउंडेशन पेज पर। सबसे पहले तो मैं देवघर फाउंडेशन के अध्यक्ष आनंद भगत जी और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक मंच ऐसा बनाया जिसके माध्यम से समाज में शिक्षा और शैक्षिक सांस्कृतिक जो विरासत है उसको आगे ले जाने का काम करने के लिए उन्होंने एक अच्छे मंच को बनाया। तो यह मंच, मैं समझती हूँ कि यह मंच एक विद्वानों की पहली पसंद बन गई है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस मंच से जुड़ना भी चाह रहे हैं और अपनी बातों को देना चाहते हैं, अपने विचारों को साझा करना चाहते हैं। असल में शिक्षा की दशा एवं दिशा के संबंध में अभी तक में बहुत सारे मूर्धन्य विद्वान, स्वनामधन्य मूर्धन्य विद्वान इस मंच पर आए और आगे भी आते ही रहेंगे और हम सबको अपने विचारों के गंगाजल से अभिषेक करते रहेंगे। और मैं तो सबके सामने कहूँगी कि मैं पूरे देवघर को कहूँगी कि इस मंच के पेज को लाइक करिए और इस मंच को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच ने और जो सारी चीज़ों को शैक्षिक रूप से हमने कितनी चीज़ों को आगे बढ़ाया है वो सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है और बहुत सारे विद्वान अभी और इसमें आएंगे जो अपनी चीज़ों को देंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे। तो उसी कड़ी में मैं आप सबके सामने कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ विचार अपने रखना चाहती हूँ शिक्षा के संबंध में। असल में बात यह है कि इस मंच पर मेरे से पहले जितने भी विद्वान आए, जितने भी शिक्षा शास्त्री आए, जितने लोगों ने अपने विचारों को कहा, जिसमें कि आदरणीय ताराचरण खवाड़ी जी, आदरणीय उदय नारायण खवाड़ी जी, आदरणीय नरेंद्र नाथ ठाकुर जी आदि ने जो भी अपनी बातों को कहा, उस मामले में मैं समझती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ और शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं उन लोगों के सामने अपने आप को खड़ा रख सकूँ। लेकिन मेरा जो शिक्षण का 12-13 वर्षों का जो अनुभव रहा वो मैंने सोचा कि मैं भी अपने चीज़ों को, अपने विचारों को, जो मेरे शिक्षण पीरियड में, जो शिक्षण काल में मुझे लगा कि मुझे अपनी बातों को रखना चाहिए, तो वो इस वजह से मैं आज इस मंच पर हूँ, आप सबके सामने हूँ। जो भी मैं जब अपने विचारों को रखती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भी सामने से भी मेरे विचारों को पर सहमति असहमति कुछ भी हो सकती है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं कि मेरे विचारों से आप कितने सहमत हैं और जो मेरे विचार आप उससे अगर सहमति नहीं हो तो आप वो चीज़ें को भी मुझे बता सकते हैं। मैं उस सबका, सारे विचारों का हृदय से स्वागत करूंगी। सबसे पहले तो मेरे विचार से ये बात होनी चाहिए कि क्या शिक्षा क्या है। आम धारणा लोगों की ये बनती है कि शिक्षा जो है वो बस पढ़ाई लिखाई करके मतलब स्कूल बैग में सारे बस्ते में सारे पुस्तकों को भर करके और विद्यालय जाना और जीविकोपार्जन के लिए भविष्य में जो तैयारी होती है
उसको करना ही शिक्षा है। यानी हमने पढ़ा लिखा, हमने नौकरी की, नौकरी पाया, बस यही शिक्षा है। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा का सिर्फ एक पहलू है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि शिक्षा जो है वह अपने शरीर का, आत्मा का और मस्तिष्क का, तीनों का विकास है। यानी शिक्षा केवल किताबी ज्ञान में नहीं छिपी हुई है, यह हमारे सारे पूरे सर्वांगीण हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो शिक्षा की दशा है वह इस कसौटी पर, इस पैमाने पर खरी नहीं उतरती है। हम अधिकांश लोग ये सोचते हैं कि बच्चों को तैयार करना है, विद्यालय भेजना है, बच्चों ने हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान आदि पढ़ा और पढ़ करके एक अच्छी नौकरी पा ली भविष्य में, बस हो गया। शिक्षा बस वही है। तो मैं समझती हूँ कि थोड़ा बहुत इसमें हम सबको सोचने की जरूरत है कि क्या शिक्षा को हमने सिर्फ जीविकोपार्जन का माध्यम नहीं बना दिया है? क्या शिक्षा ये नहीं है कि हमने अपने बच्चे को बस स्कूल भेज करके ही अपने कर्तव्यों से तीसरी बना ली है? जबकि अभी मैंने बताया कि महात्मा गांधी का कहना था कि शिक्षा केवल एक चीज नहीं है, शिक्षा सिर्फ अनेक विषयों की पढ़ाई नहीं है। वो तो साक्षर हुए हमने अक्षरों को पहचाना, हमने पहचान करके उससे संबंधित परीक्षाएं पास की और हमने नौकरी पा ली। तो शिक्षा, मुझे लगता है कि और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें मंथन करने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा जो है, जब विद्यालय बच्चे पहुंचते हैं तो वो एक सामाजिक जीवन बच्चों को रहने के लिए सिखाया जाता है कि कैसे सामंजस्य हमें बैठाना पड़ता है विद्यालय में अनेकों प्रकार के खेल होते हैं, बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज जिसको कहते हैं, वो सारी चीजें होती हैं जिसके माध्यम से बच्चों का विकास होता है। यानी सिर्फ पढ़ाई तो शिक्षा नहीं हुई। क्यों? आखिर शिक्षा का जो जब पाठ्यक्रम बनाया गया तो उसमें खेल भी बनाया गया, उसमें और तमाम तरह की चीजों को जो है, बहुत सारे खेल है, संगीत है, सारी चीजों को दिया गया ताकि बच्चे अगर कहीं एक जगह नहीं पा सके तो दूसरी जगह वह अपने आप को बेस्ट करके अपने जीवन को चला सके। तो इस तरह से है कि ये सारी चीजें तो विद्यालय जीवन से, मतलब विद्यालय जीवन से रिलेटेड है। ये सारी चीजें ठीक है, इसमें कहीं पे मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। विद्यालय जो है वह, विद्यालय प्रबंधन जो है वह अपने अनुसार अपना 100% देता है ताकि बच्चे पढ़ें और वो उनके अंदर जो भी गुण हैं वो विकसित हों। चाहे वो खेल में अच्छा खिलाड़ी है तो वो अच्छा खिलाड़ी भी बनता है, भले वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं हो। फिर अगर कोई अच्छा गायक है या अच्छा तबला वादक है तो वो सारे एक जगह, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर कि विभिन्न प्रकार के बच्चे अपने विभिन्न प्रकार के गुणों को विकसित करते हैं। तो वो एक चीज सही है। बात मैं आगे जाकर के शिक्षा नीति की भी करूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि शिक्षा के मायने जो है वो कितने संकीर्ण हो गए, कितने संकुचित हो गए हैं। लोगों ने सोचा कि विद्यालय गया बच्चा हमारा हो गया शिक्षित, लेकिन असल में शिक्षा जो है वह अंदर के गुणों का, आप समझिए मैं क्या कह रही हूँ, शिक्षा जो है वह हमारे अंदर के गुणों को बाहर करने का नाम है। हमारे अंदर तो सारे गुण हैं, जिस प्रकार हमारे अंदर सारे भाव हैं, हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर हास्य है, हमारे अंदर दुख है, सुख है, हमारे अंदर सारे भाव पहले से मौजूद हैं। यह सिर्फ परिस्थिति के अनुसार वह निकलता है हमारे मन से। जिस प्रकार की परिस्थिति रही, अगर दुख का माहौल है तो हमारे अंदर से दुख के भाव निकलते हैं, अगर खुशी का माहौल है तो हम खुश होते हैं। यानी सारे भाव हमारे अंदर हैं, वह सिर्फ परिस्थिति को देख करके निकलते हैं। ठीक उसी प्रकार शिक्षा जो है एक गुण है, मेरे ख्याल से वो हमारे अंदर से निकलता है और वो गुण जो हमारे अंदर में अच्छे गुण हैं वो निकलता है। जिन्होंने, जो पढ़े लिखे भी हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे विषयों में पारंगत भी हैं, लेकिन अगर उन्होंने अपने दुर्गुणों को निकाल दिया अपने अंदर से, क्योंकि हमारे अंदर तो सारी चीजें हैं। हाँ, हर एक व्यक्ति के अंदर लोभ भी है, हर एक व्यक्ति के अंदर ईमानदारी भी है,
तो वो हम अपनी बुद्धि से इस बात को तय करते हैं कि हम क्या अपने अंदर से निकालना चाहते हैं। तो वो चीज हमें शिक्षा बताती है कि हम क्या निकालें अपने अंदर से। अगर हम कहीं पर कोई सोने की वस्तु देखते हैं तो हमें लगता है कि सोने में चूंकि पैसा है, तो वो सारी चीजें जो है हमें लगता है कि हम इसको ले लें। तो वो चीज है कि लेकिन तो जब हम, लेकिन हमें शिक्षा बताती है कि ये चीज नहीं करना है, लोभ हमें नहीं करना है, क्योंकि अगर हम लोभ करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम जो है वह आगे चल करके खराब होता है। यानी वो देख करके मेरे अंदर में लोभ जो है वो बाहर निकला, लेकिन हमारी शिक्षा ने हमें बताया कि वो लोभ हमें नहीं करना है और हमें नैतिकता के मार्ग पर चलना है, हमें सही मार्ग पर चलना है। तो इस तरह से जो शिक्षा जो है वह हमारे अंदर के गुणों का विकास करती है। शिक्षा जो है वह किताब में हिंदी, संस्कृत और गणित पढ़ा, वो सब कुछ ठीक है, वो हमें साक्षर हमें बनाया, हमें अपने जीविकोपार्जन के लिए हमें योग्य बनाया। लेकिन सही मायने में शिक्षा ये है कि हमने अपने दुर्गुणों को अपने अंदर ही रखा और अपने गुणों को बाहर निकाला, ये हमें शिक्षा बताती है। तो ये सारी चीजें मेरे ख्याल से इसी को शिक्षा कहते हैं। अब हम शिक्षा की दशा पर विचार करेंगे। तो शिक्षा की दशा में थोड़ा सा अगर हम पहले चलें, पहले के समय की बात में चलें, तो पहले शिक्षा सर्वसुलभ नहीं थी। आप देखेंगे कि पहले के जमाने में जो हमारे पहले के बुजुर्ग हैं, जो पढ़े लिखे रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने असल में उनको पढ़ने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पर विद्यालय होता था, एक विद्यालय होता था 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर। जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते थे वह उतनी दूरी को पैदल तय करते थे। विद्यार्थी जो उस समय के विद्यार्थी थे वह उतने कष्टों को, उतने झंझावातों को सह करके और उसके बाद पढ़ाई करने जाते थे। और वहाँ शिक्षक की भी जो कर्तव्य परायणता थी अपने शिक्षण के प्रति, वह भी लाजवाब थी। और जो छात्र थे उनकी भी गुरु निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। यानी दोनों एक दूसरे के लिए थे। अब समझिए कि जब उस समय जब विद्यालयों की संख्या कम थी, तो उस समय विद्यालय अगर कम थे तो शिक्षित लोग भी कम ही थे। तब भी क्राइम, अपराध की संख्या बहुत कम थी। आप इस बात से मेरे सहमत होंगे कि उस समय क्राइम कम था। उस समय रेप की घटनाएं कम होती थी। उस समय साइबर क्राइम तो खैर था ही नहीं। उस समय अन्य और जितने भी अपराध होते हैं वो कम थे। भले ही पढ़ाई कम थी, विद्यालय कम थे, विद्यालय कम लोग जाते थे, लेकिन जो था वो अपराध जो थे वो कम थे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको 5 से 10 विद्यालय तो मिल ही जाएंगे। नहीं मिले 5 से 10 विद्यालय तो कम से कम 2-3 विद्यालय तो आपको मिल ही जाएंगे, निजी स्कूल। फिर सरकार ने भी बहुत सारे स्कूलों को लोगों के करीब लाया कि चलो भाई पढ़ो। तो इतने सारे विद्यालय होने के बावजूद भी आज क्यों अपराध बढ़ रहा है? आज क्यों हमारा युवा वर्ग जो है वह पढ़ाई के प्रति उन्मुख कम है? तो ये सारी बातें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि ध्यान देने योग्य है। आज के जो छात्र हैं वह छात्र की जो परिभाषा दी थी हमारे पुराने समय में कि वो अल्पाहारी होना चाहिए, गृह त्यागी होना चाहिए, और साथ ही उसे ब्रह्मचर्य का मतलब पालन करना चाहिए। तो वो सारी चीजें अब कहाँ पर हमें तो नहीं दिखाई दे रही हैं। आज के बच्चों का अगर हम देखें व्यवहार, कितने सुंदर हनी सिंह टाइप में बाल कटा करके निकलते हैं। उनके हाथों में मोबाइल, महंगे महंगे मोबाइल होते हैं, और बालों का उसका देखिए आप स्टाइल देखिए, बाइक पर ले जाकर के एकदम ऐसे उड़ाते हैं बाइक कि मतलब आपको डर लग जाएगा कि पता नहीं कहीं ये मेरे ऊपर ही ना चला दे। तो ये है कि छात्र की जो परिभाषा है वो भी
गड़बड़ा गई है। यानी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कराने का अर्थ ये होता था, 25 वर्ष तक की अवस्था जो थी वह थी ब्रह्मचर्य की अवस्था। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या था? सादा जीवन। ब्रह्मचर्य में पुराने अगर आपने सीरियल्स वगैरह में देखा होगा तो पहले के जमाने में जब गुरुकुल की परंपरा थी, गुरु के आश्रम में जाकर के बच्चे लोग रहते थे, तो उस समय आप देखेंगे कि उनके बाल जो थे वह मतलब सिर मुंडा हुआ रहता था और शिखा होती थी और सफेद वस्त्रों का धारण वो लोग करते थे। उसके पीछे क्या कारण था? क्यों उस समय बच्चों को ब्रह्मचर्य आश्रम में ले जाने के वक्त इतना सादा जीवन उनका बनाया जाता था? उनके कपड़े होते थे सफेद वस्त्र, क्यों? उनके वस्त्र दूसरे भी कलर के होने चाहिए थे। अनेक रंग हैं हमारे पास जो कि उनको धारण करवाने योग्य थे, लेकिन हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने उनके विद्यार्थियों के लिए धारण करवाया सफेद वस्त्र, क्योंकि सफेद जो होता है वह शांति का प्रतीक होता है। हमारी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती का सफेद वस्त्र भी सफेद ही है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि जब आप ज्ञान की तरफ जाएंगे, जब आपका ज्ञान विद्यार्जन का समय होगा, उस समय आपका जो आपके अंदर जो गुण है वो सात्विक होने चाहिए। भले उस समय किशोर उम्र में इस चीज को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उस समय गुरु के दिशा निर्देशन में रहते, मार्गदर्शन में रहते थे तो बच्चे वैसे ही हो जाते थे। 25 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती थी वह होती थी धनोपार्जन की, गृहस्थाश्रम की। तो धन का वक्त कब था? 25 साल के बाद की वक्त। तो अब धन की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी। लक्ष्मी का वस्त्र देखिए लाल होता है, यानी कि लाल यानी सारे सुखों और भोग को भोगने का वह अवस्था होती है। तो कितने मतलब हमारे जो प्राचीन हमारे जो मनीषी थे उन्होंने कितने ध्यान से, देखिए सरस्वती देवी का वस्त्र तो सफेद बनाया ताकि जब विद्यार्थी जीवन हो तो वह शांत हो। उसी प्रकार जब उन्होंने बनाया लक्ष्मी जी को जब उन्होंने लक्ष्मी धन की देवी को लाया तो उन्होंने बना दिया लाल। तो लाल यानी कि सारे सुखों का भोग। और अब के बच्चे क्या करते हैं? पहले ही सारे सुखों का भोग करना चाहते हैं। पहले ही उनके कपड़े देखिए, उनके हेयर स्टाइल देखिए, उनके रहने का तरीका देखिए, तो वो जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। हमारा समाज जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। छात्र जो है वो पूरी तरह से बदल गए हैं। अब देखिए, अब शिक्षा की बात अगर करें इधर की, तो उसमें भी अभी सुधार की आवश्यकता है। हिंदी और अंग्रेजी, आज के जमाने में लोग अंग्रेजी मीडियम स्कूल की बहुत ज़्यादा अंग्रेजी मीडियम का जो विद्यालय है ये बहुत अभी प्रचलन में है, बच्चे लोग जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मेरा खुद का पढ़ाया हुआ अनुभव है। मैं इस बात को आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि एक कक्षा में मात्र अगर 5% बच्चों को हम छोड़ दें तो उसके बाद जितने बच्चे हैं 95% बच्चे जो हैं वह न हिंदी में सही हो पाते हैं और न अंग्रेजी में सही हो पाते हैं। न उनकी हिंदी अच्छी होती है, न उनकी अंग्रेजी सही होती है। तो ये एक तरह का खिचड़ी हो गया है। देखिए, शिक्षा में जब हम, जैसे मैं अगर हिंदी माध्यम विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ तो मेरी हिंदी कम से कम बहुत अच्छी है, क्योंकि हम लोग के समय में तो 6 से कक्षा 6 से हम लोगों का अंग्रेजी तो ये चीज है कि बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बहुत विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हो गया। बच्चे लोगों की ना हिंदी अच्छी रही ना अंग्रेजी अच्छी रही। अगर बच्चे को आप 2 लाइन हिंदी लिखने देंगे, तो मैं साधारण बच्चे की बात कर रही हूँ जो औसत दर्जे का विद्यार्थी है, आपको पूरी गलती हिंदी हरस हुई दीर्घ ई हरस उ दीर्घ उ में बहुत सारी गलती है। अंग्रेजी ही उनको लिखने दीजिए कि चलो भैया तुम तो अंग्रेजी के स्कूल में पढ़ते हो तो चलो इंग्लिश में ही एक पे तुम सही लिख दो, तो उसमें भी उन लोगों की बहुत गलती होती है। तो ये चीज है कि वो ना अंग्रेजी के रहे ना ही वो हिंदी के रहे, यानी कि वो उनका मिक्स हो गया सब कुछ। तो ये सारी चीजें बहुत
छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बच्चे के जीवन के लिए, बच्चे के करियर में आगे जाने के बाद ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो मायने रखती हैं कि वो उसका तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो ना ही सही तरीके से नौकरी में जा पाएगा, ना ही सही तरीके से वह कुछ कर पाएगा। तो आखिर हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसे खिचड़ी वाली क्यों हो गई है? हमारे इतने प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, विद्यालय खुलना निसंदेह अच्छी बात है और इससे शिक्षा का स्तर भी बढ़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुलने के बाद भी शिक्षा का जो मूल स्तर है उसमें कुछ भी गुणात्मक विकास हुआ है, वह आकर के वहीं पर ठहर गया है। पहले के जमाने के लोगों को देखिए, वो उन्होंने जितना पढ़ा बड़ा ठोस पढ़ा, लेकिन आज क्या हो गया है, बच्चे ना हिंदी बढ़िया से जान रहे हैं, ना बढ़िया से अंग्रेजी जान रहे हैं। अच्छा, अगर गणित भी पढ़ाया जाता है प्राइवेट स्कूलों में तो लिख रहे हैं बोर्ड पर अंग्रेजी में कि भाई ये तो ट्रायंगल है, ये तो ये है, वो है, और बोल रहे हैं हिंदी में, क्योंकि जब तक वो हिंदी में नहीं बोलेंगे बच्चे समझेंगे ही नहीं। तो ये सारी मतलब ये सब चीज जो है वो बहुत मायने रखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। अगर हम काम कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि शिक्षा की को आगे बढ़ाना है, बढ़िया करना है, तो इन सब छोटी छोटी बातों पर भी हमें गौर करना पड़ेगा। अच्छा, आज शिक्षण का पेशा भी बहुत आकर्षक नहीं माना जाता युवा वर्ग में। अगर आप एक कक्षा में बच्चों से पूछिएगा कि बच्चे आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसमें से अधिकांश लोग कहेंगे, अधिकांश बच्चे कहेंगे कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और मतलब इस तरह के अनेक प्रोफेशन को वो बताएंगे। बट टीचिंग को बहुत कम लोग बताते हैं, बताना चाहते हैं अपने आदर्श के रूप में। टीचिंग को बहुत कम बच्चे बताते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों ऐसा हो गया? क्यों शिक्षण का पेशा आकर्षक नहीं रहा? क्योंकि उसमें छात्र की गलती कम है, अध्यापकों की भी गलती बहुत ज्यादा है। अध्यापकों ने शायद वो चीज अपना 100% नहीं दिया। कक्षा को रोचक बनाने के वक्त जब हम पढ़ा रहे होते तो कक्षा रोचक होनी चाहिए, वो रोचकता खत्म हो गई। क्योंकि जो खुद में टीचर बन करके आ रहे हैं उन्होंने भी पहले नहीं सोचा था कि मुझे शिक्षक बनना है। चलो भाई, मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं पढ़ा हुआ तो चलो कम से कम मैं पढ़ा सकता हूँ और एक इज्जत की जिंदगी जी सकता हूँ। तो वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं इस वजह से। अगर जिसने शुरू से ही सोचा है कि मुझे शिक्षण में जिसको रुचि है वो अगर जाए तो मेरे ख्याल से छात्रों का कल्याण बहुत हद तक हो सकता है। मैं एक बात जरूर कहूंगी कि शिक्षा में जो मैंने इतनी सारी बातें बताई वो तो था विद्यालय के बारे में, बच्चों के बारे में, लेकिन शिक्षा को अगर आप सही मायने में कहिए तो उसमें घर के माता पिता की भूमिका भी बहुत ज्यादा बड़ी है। आज बच्चे जो हैं कहीं बाहर जाते हैं तो देखिए आज की शिक्षा क्या हो गई है कि बच्चे 7-8 के बच्चे को अगर शिक्षक 2-4 चाटा किसी गलती पर लगा दिए तो देखिए उनके पेरेंट्स जो हैं वो उस विद्यालय पहुंच जाते कि आपने मेरे बच्चे को क्यों चाटा मारा, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कोई मारे। बच्चों में भी अब ये जो होता है ना कि शिक्षक मार रहे हैं तो वो हम पॉजिटिव लें, वो सारी चीजें अब खत्म होने लगी हैं। शिक्षक भी मारते हैं, 2-4 मैंने पढ़ा था पेपर में कि शिक्षक ने मारा तो बच्चा जो है कुछ अपने साथ गलत कर लिया। इतनी धैर्य की कमी आज क्यों हो गई है? इतने बच्चों में इतने धैर्य की कमी हो गई है, थोड़ा सा भी वो डांट बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, मार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं अपने पेरेंट्स का। कहीं कहीं तो पेरेंट्स भी अगर बच्चों को मारते हैं तो बच्चे कुछ ना कुछ मतलब एक बहुत मतलब खतरनाक कदम उठा लेते हैं। पहले थोड़ा सा अगर हम पहले जाए तो पहले जब 8-10 बच्चे माँ बाप के होते थे तो माँ बाप एकदम जम करके उनको पिटाई लगाते थे किसी गलती में, तो उन्हें वो फीलिंग नहीं आती थी, उनके ईगो को वो हर्ट नहीं करता था। दिन भर पिताजी के डर से घूम रहे हैं कि घर जाएंगे तो पिताजी 2-4 लगाएंगे,
लेकिन अब क्या वो चीज है? अब पिताजी 2-4 दिए कि नहीं, माँ 2-4 अगर डांटी तो भाई कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये हमारी शिक्षा व्यवस्था में कमी है। पहले अगर विद्यालय भी कम थे तो भी तो ऐसी भावनाएं नहीं थी। इतने इतने भावना, इतने माँ बाप डांटते थे, विद्यालय में गुरु शिक्षक डांटते थे तो वो हट नहीं करता था। आज क्यों हट करने लगा बच्चों को? हम बच्चों को कैसी शिक्षा दे रहे हैं? बच्चे, चलिए वहां तक कुछ नहीं भी किया, पढ़ाई लिखाई हो गई, अच्छी नौकरी लग गई बच्चों की, बच्चे बड़े हो गए, नौकरी लग गई। अब नौकरी में जाने के बाद जो समस्याएं होती हैं वो पहली बार फेस करते हैं। तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में आ जा रहे हैं, कुछ बच्चे डिप्रेशन में गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली। तो हमने जो शिक्षा दी वो शिक्षा सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा दी। हमने तो उसे जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाया ही नहीं। उसे घर में उसे ये शिक्षा दी ही नहीं कि जीवन जो है इतना आरामदायक नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। घर में अगर माँ बाप तुमको 2-4 चाटा मार रहे हैं तो इसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। विद्यालय में अगर तुम्हारे शिक्षक तुम्हें 2-4 चाटा मार रहे हैं तो उसमें तुम्हारा कल्याण निहित है। जीवन बहुत कठिन है, जीवन की डगर बहुत कठिन है। इसमें बिना संघर्ष किए कोई सफल नहीं हो सकता है। बिना संघर्ष किए, बिना लड़े परिस्थितियों से कोई नहीं आगे बढ़ सकता है। तो ये सारी शिक्षा, ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? हमारे बच्चों को कौन बताएगा? हम तो नहीं बता रहे हैं। विद्यालय में शिक्षक आते हैं, अपना पीरियड पढ़ा करके निकल जाते हैं, तो बताएगा कौन बच्चों को? अगर शिक्षक नहीं बता रहे हैं, शिक्षक कभी कुछ उदंडता बच्चे करते हैं, 2-4 चाटा मार दिए तो बहुत दुख हो जाता है। बच्चों को भी होता है, बच्चों के माँ बाप को भी होता है। तो बच्चों को जब पीटा जाता है विद्यालय में, जब घर में पीटा जाता है, तो उस समय बच्चे को ये शिक्षा देना किसका काम है कि ये सब एक जीवन का पाठ है। तुम्हें अगर आज मार मिल रहा है तुम्हारे गलत कार्यों की वजह से, तुम जब अच्छा करते हो तो तुम्हें प्रशंसा भी मिलती है। ये तो हम नहीं सिखाते। जब बच्चे को स्कूल में टीचर पिटाई करते हैं, 2-4 चाटा लगा देते हैं, तो माँ को तो खास करके एकदम से गुस्सा आ जाता है और विद्यालय जा करके टीचर से बहुत ज्यादा उनका झगड़ा झंझट भी हो जाता है। ये मैंने खुद देखा है। मैं जब पढ़ाती थी प्राइवेट विद्यालय में, तो मैंने देखा था बहुत सारे पेरेंट्स आते थे टीचर से झगड़ने के लिए कि आपने हमारे बच्चे को, भाई ऐसी इसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, सामने वाले बच्चे की गलती थी, आपने मेरे बच्चे को मार दिया। अब बच्चे के सामने ही आप उसका साइड लेकर के अपने उसके टीचर से झगड़ रहे हैं, तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चे को सहना भी सिखाना पड़ेगा। और ये काम किसका है? क्या विद्यालय के शिक्षकों का ही है? क्या सरकार शिक्षा नीति बना देगी उसी से बच्चे सुधर जाएंगे? विद्यालय जो है वह दूसरी पाठशाला है। बच्चों की पहली पाठशाला तो उसका घर है, और पहली शिक्षिका माँ ही है, जो कि आप सब कोई जानते ही हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, साक्षर तो हो रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा के साथ साथ जो संस्कार हमें बच्चे को देने चाहिए थे, जो कि घर से मिलता है, वो खत्म हो रहा है। बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से, अगर तुम्हारे कोई बड़े डांटते हैं तो तुम्हारा उसमें कल्याण निहित है। लेकिन ऐसा मैं नहीं देखती हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ कि माँ जो है वो अपने मातृत्व की भावना स्वाभाविक है, बहुत बलशाली होती है, उसके लिए वो झगड़ने चले जाते हैं। तो वो अपने बच्चे के लिए खराबी कर रही हैं। वो तो उनको समझ उस समय नहीं आता है। जब बच्चा बिगड़ गया, जब बच्चा हाथ से निकल गया, तब जा करके पछताने से कोई फायदा नहीं होता है। उनको उसी समय दीजिए। साथ ही साथ मैं और एक बात को मेंशन करना चाहूंगी कि
पहले जो मैं तुलनात्मक अध्ययन हमेशा करती हूँ कि आखिर पहले में ऐसा नहीं था और अब ऐसा क्यों होते जा रहा है। पहले के जमाने में माँ बाप बच्चे को पिटाई भी करते थे तो भी बच्चा जो था वो बड़ा होकर के माँ बाप की बहुत सेवा करता था। बदले बचपन में खूब कूटे गए हों, लेकिन बड़े होने के बाद वह अपने माँ बाप के प्रति उतना ही सम्मान का भाव रखता था। मुझे तो लगता है कि पहले के जमाने में वृद्धाश्रम की कोई ऐसी मतलब कोई ऐसा चीज था ही नहीं। वृद्धाश्रम हम लोग जानते ही नहीं, उस समय के लोग जानते ही नहीं होंगे। उस समय तो माँ बाप का धर्म, बच्चे का धर्म था कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसकी सेवा करते हैं, और जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे का धर्म हो जाता है कि चलो अब तुम्हारा समय शुरू हुआ, अब तुम्हारी बारी है। तो अगर उस समय 8-10 बच्चों में भी ये भावना सबके अंदर थी कि मेरे माता है, ये मेरे पिता हैं, लेकिन आज के जमाने में लोगों को 1 से 2 बच्चे होते हैं। सारी सुख सुविधाएं माँ बाप उनको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, सोचते हैं कि भाई हमें जो नहीं मिला वो हम अपने बच्चे को देंगे, जो हमें नहीं मिला वो हमने बच्चे को दिया। ये तो सारे माँ बाप की भावना होती है। हमारे अंदर भी ये भावना आती है कि भाई जो मेरे पास नहीं था वो मैं अपने बच्चे को दूं। वो सब तो सही है, लेकिन हमने बच्चे को क्या, हमने जो दिया उसके बदले उससे कुछ लेने का सोचा? तो ये बात आती है कि भाई हम बच्चे से क्या लेंगे, वो तो बच्चा है, वो हमें क्या देगा। माँ बाप तो सोचते हैं कि हम ही दें, बच्चे हमें देने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि बच्चों से भी लीजिए। यही तो हमारी शिक्षा में और हमारे संस्कारों में कमी आने लगी। बच्चों से भी लीजिए। बच्चों से क्या लेना है? जब भी मैं तुम्हें कोई सुख सुविधाओं को देती हूँ, तुम्हारे मनोनुकूल इच्छाओं को देती हूँ, तो उसके बदले तुम्हें श्रम देना पड़ेगा, तुम्हें कोई ऐसा चीज करना पड़ेगा जो मैंने तुमसे कहा है। और स्वाभाविक है, माँ बाप तो अच्छा ही कहेंगे। तो वो चीज अब मैं देखती हूँ कि ये खत्म होने लगा। माँ या पिता सिर्फ बच्चों को देते हैं, उन्होंने सिर्फ सीखा देने, वो बच्चों को देना नहीं सिखाया। बच्चों को भी देना सिखाइए, बच्चों को देना जरूर सिखाइए, क्योंकि जब वो देंगे तो ही वो आपके बुढ़ापे में भी आपको देंगे। सिर्फ आपने दिया और उसको सिखाया ही नहीं कि आपको भी देना है। बच्चों, आप मुझे दें, फिर आप समाज को दें। जब वो अपने माँ बाप को देगा तभी तो वह समाज को भी देगा। माँ बाप क्या चाहते हैं अपने बच्चे से? ये तो नहीं चाहते हैं कि बच्चा हमें कुछ बाहर से ला करके दे। नहीं, जब मैंने तुम्हें कुछ सुविधाएं दी तो उसके बदले तुम्हें घर के कोई उसे काम दीजिए और उसके साथ उसको लगाइए कि तुम्हें इतना करना है। तो ये सारी बातें जो है वो बहुत, मुझे लगता है कि शिक्षा तो हुई लेकिन संस्कार में कुछ कमी रह गई। और देखिए, पारिवारिक विघटन भी इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आज जो समाज के युवा वर्ग का, समाज का जो युवा वर्ग है वह क्यों अपराध की तरफ घूमते जा रहा है? इतनी विद्यालय में तो सभी पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है कि विद्यालय में कोई नहीं पढ़ रहा है। विद्यालय में पढ़ रहा है, विद्यालय जा रहा है, अच्छा बसता है, अच्छा टिफिन बॉक्स है, अच्छा सब कुछ अच्छा है। लेकिन इन सब चीजों को पाने के बाद भी बच्चे अपराध में जा रहे हैं, बच्चे साइबर क्राइम कर रहे हैं। आज बलात्कार की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, आए दिन आप पेपर में पढ़ते हैं। युवाओं का जो आदर्श है वह फिल्मी दुनिया के लोग हीरो हीरोइन बन गए हैं। तो हीरो हीरोइन बने, आज जो हीरो हीरोइन क्या है वो तो आजकल न्यूज में देख ही रहे हैं, लोग जान ही रहे हैं। तो आज के जमाने में अब कोई महात्मा गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं, अब कोई स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं हो रहे हैं, कोई बुद्ध पैदा नहीं हो रहा है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो रहा है। ये सब पहले ही क्यों हुए, आज क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमने उसको शिक्षा के लिए विद्यालय तो भेज दिया, लेकिन बौद्धिक विकास के लिए उसको समाज के प्रति देने के भाव को हमने उसके अंदर डाला ही नहीं। तो ये और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारी शिक्षा में हमें कमी बताती हैं। जैसे कि
जब मैं अपनी एक बात मैं आप लोगों के साथ सबके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर में हुई। तो जब सरस्वती शिशु मंदिर में हम लोग पढ़ाई करते थे तो वहाँ पर बहुत अनुशासन था। बच्चे को जो वहाँ के शिक्षक थे वह भैया बहन के साथ ही संबोधित करते थे। साथ ही शिक्षक को बच्चे लोग आचार्य जी के नाम से संबोधित करते थे। टिफिन के पहले भोजन मंत्र होता था। ये सारी चीजें हैं जो है वो बच्चे को अपने मूल से जोड़े रखती थी कि हम ये हैं। असल में वहाँ की जो पाठ्य पुस्तकें थी, वो पाठ्य पुस्तकें जो थी उसमें जितने हमारे देश के शूरवीर हैं, योद्धा हैं, उनके बारे में दिया जाता था, उनके बारे में कहानियां पढ़ाई जाती थी ताकि हम जाने। आज के बच्चे, बहुत कम बच्चे होंगे जो कि छत्रपति शिवाजी के बारे में जानते होंगे। बहुत सारे बच्चे तो बहुत सारी चीजों को नहीं जान पाते, यानी कि उसमें देशभक्ति की भावना की भी कमी हो गई है। आज की शिक्षा में देशभक्ति की भावना कहीं है ही नहीं। देशभक्ति से ज्यादा 1 से 2 पाठ अगर कभी मिल गए तो बड़ी अच्छी बात है। अब मेरा भारत महान और 1-2 बस चैप्टर उन योद्धाओं के जीवनी को नहीं पढ़ाया जाता है जिन्होंने भारत को बनाया। देशभक्ति की शिक्षा नहीं दी गई है। हम लोग को सरस्वती शिशु मंदिर में सिखाया जाता था, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। इस तरह की कविता, इस तरह के गीत हम लोगों को सिखाए जाते थे। मातृभावना से, मातृ जन्मभूमि के प्रति मातृवत भावना जो है वह कूट कूट के भरी जाती थी। लेकिन आज की शिक्षा व्यवस्था को देखिए तो ये तो खत्म है। मैं तो नहीं देखती हूँ कि अब के विद्यालय ऐसी कुछ शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। अब हम क्या करते हैं कि हम किसी मिशनरी स्कूल में अपने बच्चे को भेज करके समझ जाते हैं, अपनी कर्तव्यों की तीसरी कर लेते हैं कि हमारे बच्चे जो है वह अच्छा पढ़ रहे हैं। शिक्षा के लिए अच्छे स्कूलों में भेज दिया, हमारे कर्तव्य की तीसरी यहीं पर हो गई। शिक्षा के साथ साथ जो हमें संस्कार देने चाहिए थे वो खत्म हो गया। माँ बाप ने सोचा हमने एक विद्यालय में बच्चे को भेज दिया, अच्छी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, बस हो गया खत्म। इसी वजह से आज जो हमारी युवा पीढ़ी है वह उसमें देशभक्ति की भावना की कमी है। देशभक्ति की भावना की कमी है। अपने परिवार में भी वो समर्पण नहीं होता है जो कि पहले के जमाने में थे। आज न्यूक्लियर फैमिली की जो एकल परिवार की जो अवधारणा है वह ज्यादा आगे बढ़ गई है। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं। तो अगर शिक्षा अगर ये सिखाती है तोड़ना, तो मेरे ख्याल से ये शिक्षा है ही नहीं। शिक्षा की तो ये दुर्दशा क्यों हुई? शिक्षा की ये विघटनकारी दुर्दशा क्यों हो गई? हमने बच्चे को क्या क्या सिखाना चाहिए? अपने से बड़ों का सम्मान, अपने टीचर का सम्मान। अगर टीचर ने एक तो चाटा रसीद ही दिया तो क्या हमारा ये फर्ज बनता है कि हम विद्यालय पहुंच जाए झगड़ने के लिए? बच्चे का विद्यालय में झगड़ा आम बात है। जिस बच्चे से वो आज झगड़ रहा है, कल जिसकी माँ उसके झगड़े के लिए पहुंच रही है, कल वो बच्चा उसी बच्चे के साथ मिलकर के खेलता है। ये मैंने देखा है। और पेरेंट्स पहुंच जाते हैं लड़ने झगड़ने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ये बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। वो बच्चा जो है उसका व्यक्तित्व का निर्माण तो बचपन में ही होता है। और हम ही अगर उसे ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो फिर हमारा बच्चा कैसे बनेगा? और अगर हमारा बच्चा नहीं बन रहा है, आज हमारे बच्चे अपराध की तरफ घूम रहे हैं, साइबर के तुरंत पैसे कमाने के चक्कर में चले जा रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। कोई सरकार आकर के हमारे बच्चों को नहीं सिखाएगी। तो वो चीजें जो है वो बहुत मायने रखती हैं। हमारा व्यवहार, हम ही समाज का निर्माण करते हैं। हमारे बच्चे ही समाज का निर्माण करते हैं। किसके बच्चे? सिर्फ मेरे बच्चे नहीं, हम सबके एक एक के बच्चे समाज का निर्माण करेंगे। हमने समाज में ये सिखाया ही नहीं, हमने बच्चों को सिखाया ही नहीं, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाया ही नहीं।
अभी लॉकडाउन की बात मैं बता रही हूँ। लॉकडाउन जब हुआ तो टीवी पर रामायण दिखाया गया, महाभारत दिखाया गया, मेरा भी बेटा बहुत अच्छे से देखा। तो जब वो देख रहा था तो हर एक एपिसोड में, देखिए हमारे जो प्राचीन जो ये सब धरोहर है, रामायण महाभारत आदि जो काव्य हैं, ये हमारे जीवन की शिक्षा को बहुत अच्छे से हमारा मार्गदर्शन करते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चे तो इन सब चीज़ों से दूर हो गए। अभी लॉकडाउन में जब वो देख रहा था, मेरा बेटा देख रहा था, तो मैंने उसे राम के द्वारा बताया कि देखो राम ने अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, वचन के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। तो एक बेटे का धर्म यही है, एक संतान का धर्म ये है कि वह अपने माता पिता के भी सुखों का ध्यान रखे। भरत का प्रेम अपने भाई के प्रति ये दिखाता है कि भाई भाई के प्रति हमें किस तरह की भावना रखनी चाहिए, ये बताता है रामायण। महाभारत भी हमें बताता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब चीरहरण द्रौपदी का हुआ तो मेरा बेटा भी देख रहा था, जब मैं भी देख रही थी। तो जब चीरहरण हुआ तो मुझे लगा कि इसी वक्त इसको जो मैं कहूंगी इसके दिमाग में जीवन भर बैठेगा। मैंने उससे यही कहा कि देखो बेटा, जिस घर में, जिस परिवार में औरत का सम्मान नहीं होता है वो परिवार टूट जाता है, चाहे वो किसी राजा का परिवार हो, चाहे वो किसी साधारण इंसान का परिवार हो। तो यानी औरत की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, औरत का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अब जो उसने सीखा अभी कच्ची उम्र में, वो जीवन भर उसको याद रह गया। सीरियल्स या रामायण महाभारत जैसी कहानियों को दिखाने का मतलब ये है कि हम बच्चे को उस तरफ मोड़े कि देखो ये ऐसा हुआ था और हमें ये नहीं करना। तो उसी चीज में मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर पड़ गए। हम लोगों ने वो चीज नहीं बताया, हमने अपने बच्चे को सही तरीके से संस्कार नहीं दिए। विद्यालय स्कूल गए, समाज ने, हमारे सरकार ने शिक्षा व्यवस्था बनाई, हमने उसे दिया बहुत अच्छे से, अच्छे विद्यालय में नामांकन करा करके हमने सोचा कि बस हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वह बहुत मायने रखती है। मुझे लगता है कि किसी भी समाज के निर्माण में शिक्षा का बहुत महत्व है, तो संस्कार का भी उतना ही महत्व है। आज शिक्षा तो मिल गई लेकिन संस्कार नहीं मिला, तो ये संस्कार कौन देगा? हम माँ देंगे, पिता देंगे। तो हम माँ पिता दोनों खुद ही अगर झगड़ रहे हैं विद्यालय जाकर के, तो हम क्या अपने बच्चे को सिखाएंगे? तो इस वजह से मेरे ख्याल से अब एक नए तरीके से हमें सोचने की जरूरत है कि हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए अपने बच्चों के प्रति। तो जब हमारी भूमिका सही होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ही तो प्रतिरूप हमारे बच्चे होते हैं, हमारे ही व्यवहार को वो भी आकलन करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि ये समस्याएं समाज में बढ़ रही हैं। शिक्षा की दशा आज यही हो रही है कि हमने सिर्फ विद्यालय को ही समझ लिया कि वो अच्छे विद्यालय में देख करके हमने सोचा कि चलो हो गया, अपने कर्तव्यों से तो विमुख हो गए। तो मुझे लगता है कि एक माता पिता और शिक्षक, माता पिता शिक्षक, यही तीन जो है वो समाज का निर्माण करते हैं। जब हमारे बच्चे किसी गलत तरीके से विद्यालय से कोई चीज लेकर के आते हैं, या मान लीजिए मार झगड़ कर आपने देखा कि उसके पास ये सारी चीजें कहाँ से आई भाई, अगर नहीं पूछा, बच्चे ने वो आदत बना ली, तो वो बड़े होकर के भी वही करेगा। वो बाहर से आकर के रंगदारी करके कुछ लाएगा या किसी को मार करके कुछ लाएगा। तो घर के गार्जियन ने जब उस चीज को घर के अंदर ले आने की इजाजत दे दी, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत आकर्षित करता है लोगों को, तो फिर बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं तो इसमें किसका दोष है? इसमें तो मुझे लगता है कि हमें लोगों का दोष है। इसमें सरकार तो कहीं दोषी नहीं है, सरकार ने जो अपने काम किया वो कर दिया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण, हाँ शिक्षा का व्यवसायीकरण भी हुआ, जिसकी वजह से, तो पहले तो व्यवसायीकरण ऐसा कुछ था नहीं, तो उस समय बच्चे अच्छे पढ़ रहे थे। अभी कुकुरमुत्ते की तरह प्राइवेट विद्यालय खुल रहे हैं, तो भी मैं समझती हूँ कि वो चार्म नहीं रह पाया। गुरु शिष्य का जो रिश्ता था, वो रिश्ता
सही तरीके से, अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ। अब की मैं अगर बात करूं तो बहुत सारे कोचिंग संस्थान आज के, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक को छोड़ करके लगभग सारे कोचिंग संस्थान में शिक्षक दिवस के आयोजन पर बच्चे लोग डीजे डांस करते हैं, खुद डांस कर रहे हैं, शिक्षक भी बैठ करके देख रहे हैं, लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, कुछ अपथ्य भोजन भी हो रहा है वहां पर, शिक्षक भी कर रहे हैं, शिक्षक भी डांस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर शिक्षक ही वैसा करने लगे, माँ बाप ही वैसा करने लगे, तो आगे की पीढ़ी तो इस तरह से गलत जगह जाना तो अवश्यम भावी है। तो मुझे लगता है कि हम तीनों को यानी माता पिता और शिक्षक की भूमिका बहुत बड़ी होती है समाज में, समाज निर्माण में। इन तीनों की भूमिकाओं से बड़ी किसी की भूमिका नहीं होती। अगर हम माँ बाप ने बता दिया कि भाई पैसा ही सब कुछ है, तो बच्चे स्वाभाविक है कि पैसे की तरफ ही आकर्षित होंगे। आज के जमाने में देखिए, पहले अपराधी कम थे, तो जो थे वो भी समाज में त्याज्य थे। अब जो है, अब जिसके पास जितना माल मुद्रा है, लोग उसी के पीछे उतना ही दुम हिलाते हुए घूम रहे हैं। आज शिक्षक को वो सम्मान नहीं मिलता है जो कि समाज में जिन्हें गलत तरीके से पैसा कमाया है उसको वो सम्मान मिला हुआ है। भले ही मुंह पर, भले ही आगे में ही उनको जितना लोग देते हैं वैल्यू, वो आम लोगों को नहीं मिलता है वो चीज। तो ये सारी चीजें जो है, इसको बदलने की जरूरत है, हमारी सोच को बदलने की जरूरत है। और ये इस सोच को कौन बदलेगा? माँ बदलेगी सबसे पहले। तो स्त्री शिक्षा इसलिए भी जरूरी है, जो मैंने अभी कहा कि स्त्री शिक्षा मतलब सिर्फ स्त्रियों, लड़कियों को मैं आज मुझे कहते हुए बहुत गर्व की भी अनुभूति होती है और बहुत खुशी भी होती है कि अब माँ बाप अपनी बच्चियों को भी उतना ही ध्यान से पढ़ाते हैं, उसी विद्यालय में पढ़ाते हैं। अगर अब थोड़ा सा पीछे चले जाइए तो पहले तो पढ़ाई का बहुत कम था क्रेज। उसके बाद अगर पढ़ते भी थे तो पुरुष पढ़ते थे, महिलाओं को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। थोड़ा बहुत पढ़ लो तो कोई बात नहीं है। मैं खुद अपनी बात बताती हूँ। मेरे ही विद्यालय जब हम लोग थे तो मेरे बहुत सारे अच्छे जो पढ़ने में अच्छी तेज थी मेरी साथ, मेरी जो सहेलियां, वो वैसा मिला नहीं, विवाह बहुत जल्दी हो गया। तो उन्होंने अपने उस मुकाम को नहीं पाया जो वो डिजर्व करती थी उस समय, क्योंकि बहुत कम उम्र में शादी हो जाती थी। उस समय ना पढ़ाई के प्रति माँ बाप का उतना ध्यान था कि चलो लड़की बड़ी हो गई शादी करा दो। लेकिन आज के समय में ये चीज बदला है। आज माँ बाप भी बच्चे को बहुत अच्छी, लड़के को समान शिक्षा दे रहे हैं, समान विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़कियां नौकरी कर रही हैं, लड़कियां बहुत जगहों पर जा रही हैं। वो सब तो ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है माँ बाप की तरफ से इन सब। लेकिन मैं एक बात मेरे मन में बहुत दिनों से थी, जो कि मैं आप सबसे, हो सकता है कि बहुत लोग मेरे इस बात से सहमत नहीं होंगे। ये मुझे लगता है कि अगर लड़कियां भी पढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं, लड़के तो खैर पढ़ते ही हैं, उनका तो पढ़ना पहले भी था कि हाँ पढ़ना है, तो लड़कियां भी पढ़ रही हैं सब कुछ। तो लेकिन रिश्तों में आज जो विवाह की जो संस्था है कमजोर होने लगी है। जबकि दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों शिक्षित हैं, दोनों कमा रहे हैं, लेकिन कोई एक दूसरे लेकिन अभी जो समाज में विवाह की जो संस्था है ये थोड़ी मैं देख रही हूँ कि कमजोर हो रही है। बहुत सारे तलाक के केसेस आ रहे हैं। तो इसमें क्या छूटा? हमने लड़कियों को भी वैसे ही पढ़ाया, लड़कों को भी वैसे ही पढ़ाया, वैसी ही शिक्षा दी, लेकिन क्या हमारी शिक्षा में ऐसी कमी रह गई कि ये विवाह की संस्था अभी कमजोर होने लगी? क्या पहले के हमारे पास हमारी जो गौरवशाली पुरानी परंपरा रही है उसमें बहुत सारी विदुषी स्त्रियां रही हैं, तो तब की विदुषी स्त्रियां अपने रिश्तों को इतने अच्छे से सहेजना जानती थी। आज की पढ़ी लिखी लड़कियां, आत्मनिर्भर लड़कियां क्यों नहीं संभाल पा रही हैं, या लड़के क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? दोनों की गलती है। अगर ये विवाह संस्था कमजोर हो रही है तो इसमें तो दोनों, जबकि दोनों शिक्षित हैं, दोनों को समझदारी होनी चाहिए थी, लेकिन ये कम हो रहा है। तो क्या कमी रह गई है?
इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ये मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है ये मंथन करने की आवश्यकता है, और इस पर मैं चाहूंगी कि आप सब जितने लोग सुन रहे हैं अपने अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं सबको मैं पढ़ूंगी जरूर, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सबको रिप्लाई करूं। अगर आपको भी लगता है कि ये कहाँ कमजोर हो रहे हैं हम लोग, जो इस तरह से रिश्तों का ताना बाना कुछ ऐसा कमजोर हो गया है कि आज विघटन ज्यादा हो रहा है, तो वो ये सारी चीजें जो है वो हमारे शिक्षा नीति जो है उसके साथ साथ हमारे जो संस्कार है उसको भी परिभाषित कर रही हैं। तो इन सब चीजों पर गहन मंथन की आवश्यकता है। हमारे समाज को एक बार सोचना जरूर चाहिए कि हमें और क्या क्या करना चाहिए, हमें कहाँ और जो छूट गया है उसकी हम किस तरह से क्या कहेंगी उसे, हमें उसे कैसे सही करना है। तो ये सब तो हो गई दशा हो गई। अब हमें शिक्षा में क्या दिशा करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या हुआ वो तो आपको मैंने बताया मेरी समझ से। अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए शिक्षा नीति जब बनती है तो जब सरकार ने बनाई, अभी नई शिक्षा नीति 2020 बनी, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ों को विद्यालय शिक्षा में चेंज किया गया, जिसमें कि मातृभाषा में शिक्षण बताया गया कि 5 प्रारंभिक शिक्षा जो होगी वह होगी मातृभाषा में। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी। साथ ही साथ बहुत सारे नियमों को बनाया गया है जो कि बच्चे को आगे के जीवन में काम दे। ये सब अच्छा चीज है, और रोजगार परक शिक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा अगर पैसा ही नहीं रहेगा तो वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। तो शिक्षा को जीविकोपार्जन से भी जोड़ना पड़ेगा, और वैसे ही शिक्षा नीति बनी भी है, सरकार उसके लिए प्रयासरत है। संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात हो रही है, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो कि बहुत वैज्ञानिक भाषा है और इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोगों ने सोचा कि संस्कृत तो पूजा पाठ की भाषा है, वो बिल्कुल भी नहीं है। वो तो उसका एक पार्ट है, वो उसका सिर्फ एक भाग है। वो संस्कृत पूजा पाठ के लिए नहीं है, वो तो एक अलग मतलब उसका एक अलग प्रभाग है। और बहुत सारी चीजें, ज्योतिष है, विज्ञान है, क्या नहीं है संस्कृत में, वो तो सब कुछ लुप्त होने को था। कुछ ऐसा हमारे ऊपर, कुछ ऐसा अंग्रेजियत का भूत सवार हुआ, ऐसा हमारे ऊपर पाश्चात्यकरण हमारा हुआ, हमारी सोच का हुआ। सच में हमारा क्या हुआ, हमारी सोच का हुआ कि हमने अपने ही चीजों को भुलाने लगे, या हमने अपनी ही चीजों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। तो अभी की सरकार ने संस्कृत शिक्षा को भी बढ़ावा देने का सोचा है, जिसमें से काम हो रहा है और आगे भी होगा। अभी 2-4 दिन पहले मैंने पढ़ा आज तक में कि संस्कृत को यूपी में राजकाज की भाषा बनाने पर भी बात हो रही है। बहुत सारे जितने भी प्रेस विज्ञप्ति रिलीज होंगे वो संस्कृत में भी होंगे। तो ये सारी अच्छी चीजें हैं। हमारे अभिभावकों को तो मैं कहूँगी कि जरूर आप अपने बच्चे को संस्कृत पढ़ाएं, क्योंकि संस्कृत जो है वो अपने मूल और अपनी संस्कृति से आपको जोड़े रखता है, अपने बच्चे को जोड़े रखता है। तो वो सारी चीजें हैं। और स्त्री शिक्षा की को तो बढ़ावा मिल ही रहा है, बढ़ भी रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जितने स्त्री मतलब जितने अभिभावक हैं वो अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाएं, और बहुत अच्छा पढ़ाएं, और बेटे और बेटियों को दोनों को रिश्ता निभाने के लिए भी जरूर सिखाएं। क्योंकि जब दोनों आत्मनिर्भर होते हैं तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान देना, ये सिखाया जाना बहुत जरूरी है। जैसे पुरुष अगर स्त्री को सम्मान देना सीखें, और स्त्रियां तो खैर रहती ही हैं थोड़ी एडजस्ट करने वाली, तो थोड़ा सा पुरुषों को भी शिक्षा देने की ज़रूरत है कि उनको किस तरह से स्त्रियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत हद तक हम जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसमें हम बहुत हद तक काबू पा सकते हैं, जब हम बेटा और बेटी को दोनों को एक दूसरे को सम्मान देने के लिए सिखाया करें, तब कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। और फिर माँ की भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट बन गई है।
मुझे लगता है कि शिक्षा की दिशा में एक माँ की भूमिका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब मैं विद्यालय जाती थी तो मैं देखती थी कि बच्चे जब विद्यालय अपने माँ स्टॉपेज पर ले जाती है बच्चे को, तो उसके बस्ते को अपने पीठ पर ले जाती है कि भाई हमारा बच्चा जो है वह उसे कुछ दिक्कत नहीं हो। सही भी है, एक माँ ऐसा ही सोचेगी, लेकिन मेरे ख्याल से बच्चे के बस्ते को उसी के पीठ पर लाद दिया कीजिए। उसे ही सारे कष्टों को, सारे जितने भी हो सकते हैं उनको जीवन के लिए, उनको संघर्ष के लिए तैयार करिए। ये काम सिर्फ और सिर्फ माँ का है। और माँ अगर पढ़ी लिखी रहेगी, सुशिक्षित रहेगी, समझदार रहेगी, तो वो अपने बच्चे को उसी तरह से ट्रीट करेगी। उसके बस्ते को अपनी पीठ पर लाद लेना कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब वो आगे बढ़ेगा, जब जीवन के संघर्षों में, तो कोई वो उस चीज को सह नहीं पाएगा। तो बच्चों को ये सिखाना बहुत जरूरी है कि जिस प्रकार जब आम का मौसम आता है, तो जब पेड़ पर आम लगे होते हैं, उसी समय तूफान भी आता है, बहुत तूफान आता है, झंझावात होते हैं। तो जो आम, जो जिसको हम लोग अपने भाषा में टिकोला बोलते हैं, जो नहीं सह पाता है, जो गिर जाता है वो बिखर जाता है, और जो रह जाता है वही फलता है, और जो फलता है उसी की कीमत होती है। तो बच्चे, माँ की भूमिका बहुत मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण है कि किस तरह से हम बच्चे को सिखाएं, किस तरह से हम बच्चे को आने वाले संघर्षों के लिए तैयार करें। क्योंकि हम माँ बाप तो हमेशा बच्चों के पास नहीं रह सकते हैं। जब वो बड़ा होगा, जब वो अपने करियर में जाएगा, तो उसे बहुत सारी समस्याओं को अकेले सहना पड़ेगा। तो जब हम उसे अभी से सहना सिखाएंगे, तभी तो वो सह पाएगा। अभी से अगर हमने उन्हें सारी सुख सुविधाओं को दे दिया, उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की आदत नहीं उसे लगाई, तो वो उस चीज को उस समय जा करके हैंडल नहीं कर पाएगा, उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए हमारे बच्चे को भी मेरे ख्याल से एक माँ को बहुत काम करने की जरूरत है अपने बच्चे के पीछे। उसे थोड़ा सा अभाव भी दे दीजिए। क्या जरूरी है हम सारी सुख सुविधाओं को बच्चों को दे ही? उसे थोड़ा सा अभाव दीजिए, उसे थोड़ी सी समस्या भी दीजिए, उसे सहने दीजिए, तभी तो वो अच्छा बनेगा। तभी तो उस संघर्षों से लड़ने की ताकत आएगी। अगर हम सारी सुख सुविधाओं को उसको दे देंगे, तो वो तो जान ही नहीं पाएगा कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और हम किस तरह से इस संघर्षों में, किस तरह से हम इससे लड़ करके बाहर निकलेंगे। तो मैं समझती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है कि माँ की भूमिका अब थोड़ी सी बदले, क्योंकि अब समय वैसा नहीं रहा है। प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, और वो जरूर वो हमेशा, और उस परिवर्तन को अगर हम सकारात्मक रूप से ले जाएं तो हमारा ही कल्याण है, हमारे बच्चे का कल्याण है। और जब हमारे बच्चे का कल्याण होगा तो दूसरे भी देखेंगे, पड़ोसी भी देखेंगे कि भाई इसका बच्चा तो बड़ा अच्छा है, तो हम भी ऐसी ही शिक्षा दें। मैंने अभी आपको कहा थोड़ी देर पहले कि बच्चों को देने का भाव सिखाइए, कि बच्चे तुम भी दो। मैं अगर तुम्हें सारी सुख सुविधाओं को प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं अगर तुम्हें सारी सुख सुविधाओं को दे रही हूँ, तो तुम्हें भी इसके बदले हम लोगों को देना पड़ेगा। तो जब हम ऐसा करेंगे तभी बच्चों में भी देने का भाव आएगा, बच्चों में भी जो प्रवृत्ति है वो देने की होगी। आजकल के बच्चों में, मैंने कुछ बच्चों से मैं कभी कभी सुनती हूँ कि वो बोलते हैं मैं तो मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, और माँ बाप भी उसके सारी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। तो सही, एक तरह से माँ बाप का अपने बच्चों की इच्छा पूर्ति करना कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत कुछ और है जो उन्हें देना चाहिए उन्हें। तो संसाधन सिर्फ देने से तो हमारे बच्चे नहीं बनेंगे, हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हमारे देश में अब विवेकानंद पैदा नहीं हो रहे हैं, अब हमारे देश में महात्मा गांधी पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारे देश में अब एपीजे अब्दुल कलाम पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारे देश में अब भगत सिंह पैदा नहीं हो रहे हैं। सब पहले ही क्यों हुए, अभी क्यों नहीं हो रहे हैं? तो वो सारी चीजें जो है, मैं समझती हूँ कि आप जितने भी बड़े लोगों का
आत्मकथा पढ़ेंगे, जितने भी बड़े लोग अपने आत्मकथा को लिखते हैं, तो सबके जीवन में उसकी माँ का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो मैं समझती हूँ कि आज की स्त्रियों को अपने बच्चों के प्रति उसको किस तरह से हम बनाएं, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो उसको भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। और मैं तो समझती हूँ कि आज के ज़माने की जो पेरेंटिंग है वो बहुत मुश्किल हो गई है। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले 8-10 बच्चे भी थे तो भी कोई उसमें से 1-2 ही कभी कभार ही बिगड़ते थे, या कभी तो नहीं बिगड़ते थे। पूरे समाज में मेरे ख्याल से अपराध की संख्या बहुत कम थी, समाज में अपराधियों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन आज देखिए, गली मोहल्ला में बॉस मिल जाता है लोगों को। तो आज के ज़माने में पेरेंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये भी इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो भी है हम बच्चे को दें, उसे समाज में रहने के लिए सिखाएं, उन्हें जो हमारे साथ हैं पब्लिक रिलेशन उसको कैसे बनाया जाए इसके लिए सिखाएं, उसे जीवन से संघर्ष करना सिखाएं। और तभी हमारी शिक्षा जो है, जो हमारा बच्चे का जो व्यक्तित्व का है जो विकास है, वह बढ़िया से हो पाएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माता पिता और शिक्षक की होती है। बाकी सरकार तो अपना काम कर ही रही है, अपने हिसाब से तो वो बेस्ट कर ही रही है। और मैं ये एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि आप हमारे बच्चे, सारे बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते हैं। तो अगर जो बच्चे, हमारे बच्चे में क्या क्वालिटीज है ये हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, एक माँ बाप से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे में क्या है और हम उसे उसी तरफ लगाएं। जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके वो अच्छा गायक बन सकता है, वो अच्छा पेंटर बन सकता है, वो कुछ भी जो वो अच्छा बन सकता है हम उन्हें उस तरफ दें। अगर उस तरफ लगाएं तो मेरे ख्याल से जो शिक्षा का जो पूरा एक विभिन्न आयाम है उस पर बच्चे हमारे उस कसौटी पर कसे जाएंगे तो बेहतर निकलेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। और जिन्होंने भी मुझे सुना उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देवघर फाउंडेशन संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपनी बातों को कहने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरे विचार आपको कैसे लगे और इसमें और क्या क्या होना चाहिए। धन्यवाद।